सिटी ऑफ सेंट्स है जुनूब की पहचान, मुल्क से भी ये कदीम मेरा शहर है मुल्तान। स्टैंड आउट करता सिटी का कल्चर इन पाकिस्तान, साफ दिल इधर लोग लबे शीरी ये ज़ुबान। जब बोहेमिया को सुना, बोहेमिया के साथ बहुत ज़्यादा मैं रिलेट कर गया। उसने बहुत ज़्यादा मुझे हिप हॉप की तरफ डुबा दिया था। हिप हॉप इज़ द मोस्ट लिसन्ड जॉनरा इन द वर्ल्ड राइट नाउ। वायस से जब मैं सबसे पहले मिला था ना, तो उनको मैंने स्ट्रेट अप कहा था कि ब्रो यू आर नॉट माई आइडल। तलहंजुम जो था वो मुझे सरप्राइजिंग नज़रों से देखा। उसने कहा ब्रो हमारे लिए वो आइडल्स हैं। जब आपने रैप करके दिखाया अपने पेरेंट्स को तो उनका क्या रिएक्शन था? यार ब्रो ऑनेस्टली तो मैंने तो उनको रैप करके नहीं दिखाया था। उन्होंने बाहर से ही देखा कहीं। कोई भी आर्टिस्ट जो है ना, अगर वो अपनी ओरिजिनल कहानी नहीं लिख पा रहा तो फिर वो राइटर है ही नहीं, वो एक आर्टिस्ट है ही नहीं। 2014 का स्टार्ट या 2013 के एंड में तकरीबन जब मैंने रैप म्यूज़िक लिखना शुरू कर दिया था, उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं सोचा था ऐसा। उस वक्त तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँगा या मैं अब कभी अपना पहला गाना रिलीज़ कर रहा हूँगा या कभी ज़िंदगी में किसी आर्टिस्ट से मिलूँगा भी सही। किसी आर्टिस्ट को अगर आपने समझना है ना, तो आपको उसके इंटरव्यूज़, आपको उसके पॉडकास्ट, आपको, क्योंकि उस इंटरव्यू में आर्टिस्ट अपनी लाइफ स्टोरी बताता है, पर्सनैलिटी सामने आती है। एग्जैक्टली। मैं रेस्टोरेंट के अंदर एंटर ही हुआ था, तो वहाँ से वहाँ पे कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे थे, तो वहाँ से एक लड़का ऐसे उठ के आया मेरे पास। तो उसने मुझे आगे कहा, आप ऐसे चौधरी हो? मैंने कहा जी भाई मैं ही हूँ। यार ब्रो बिग फ़ैन यार, आप जितना अच्छा खाते हो वो आप उतने अच्छा नज़र आते हो। सेम गोज़ विद योर म्यूज़िक, आप जितना अच्छा म्यूज़िक कंज्यूम करते हो आप उतना अच्छा म्यूज़िक बनाते हो। Hello and assalamu alaikum everyone. This is Shamail Ahmed and I am back again with another podcast. And in this podcast, our topic is going to be very interesting. आज हम बात करेंगे म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में, म्यूज़िक्स की टाइप्स के बारे में, कितनी टाइप्स के म्यूज़िक होते हैं, आजकल की पब्लिक जो है वो किस तरह की म्यूज़िक को ज़्यादा फोकस होकर सुनती है, किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है। और इसी म्यूज़िक के बारे में जानने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट भी मौजूद है हमारे पास। आज हम सारेगामापा से हट के ज़रा हिप हॉप के बारे में बात करेंगे। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू गाइस टू द SH हैदरी। हेलो हैदरी, हाउ आर यू? I'm good, how are you? आई एम गुड हैदरी। हैदरी, तो सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि आपको रैपिंग के बारे में पता कैसे चला? 2008 और 2009 की बात है। म्यूज़िक चैनल्स के ऊपर गाने आते थे, एमिनेम के, 50 सेंट के गाने आते थे। वो मैंने जब सुने थे तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि रैप म्यूज़िक होता है। मैंने जस्ट उसको एक फॉर्म ऑफ म्यूज़िक की तरह ही लिया था, बिकॉज मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि डिफरेंट स्टाइल के आर्टिस्ट हैं वो गाना गा रहे हैं। तो एमिनेम भी मुझे बहुत डिफरेंट लगा सबसे। लेकिन मुझे रैप के बारे में प्रॉपरली 2013 में आके पता लगा था। उस वक्त भी मैंने लोगों से पूछा था कि यार ये किस तरह का म्यूज़िक होता है। उस वक्त लोग हनी सिंह को सुनते थे, लोग उस वक्त पाकिस्तान की बात कर रहे उससे पहले आपको क्या पता था कि मतलब म्यूज़िक की कितनी टाइप्स हैं, कैसे कैसे म्यूज़िक होते हैं? क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स ने जो म्यूज़िक सुना वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट म्यूज़िक था और आजकल जो म्यूज़िक चल रहा है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट म्यूज़िक है। यार ऑब्वियसली अब उस वक्त तो मुझे म्यूज़िक के बारे में पता ही नहीं होता था। मुझे जस्ट ये होता था कि जिस तरह पाकिस्तान में या इंडिया में लोग उर्दू ज़ुबान में गाते हैं या पंजाबी ज़ुबान में गाते हैं, तो बाहर अमेरिका साइड पे लोग इंग्लिश लैंग्वेज में गाना गाते होंगे। उनकी अलग टाइप्स होंगी म्यूज़िक की, उनकी अलग टेक्निकलिटीज़ होंगी म्यूज़िक को गाने की, म्यूज़िक को परसू करने की। तो उस वक्त मुझे इतनी डिटेल्स का नहीं पता था। तो उस वक्त आप कह लो कि मैं एक लिसनर ही था। लिसनर से एक आर्टिस्ट बनने की जर्नी जो थी मेरी, बस वही एक इंटरेस्टिंग जर्नी है कि इस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा एक्साइट किया, इस म्यूज़िक ने इतना ज़्यादा मुझे इंट्रिगिंग लगा कि मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा आप कह लो कि ख्वाहिश हुई या तलब हुई इस चीज़ के बारे में जानने की कि ये क्या चीज़ है। तो 2013 में आपका इंटरेस्ट बना रैपिंग वाली साइड पर और फिर आपने इसको स्टडी किया प्रॉपर कि यार ये क्या म्यूज़िक टाइप है? क्योंकि जो पहले मैं बचपन से म्यूज़िक सुनता आ रहा हूँ दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट और अब ये जो चीज़ है ये बिल्कुल अलग चीज़ है। तो कैसे आपने उसको स्टडी किया? आपको इस बारे में और कैसे पता चला कि यार अच्छा ठीक है हिप हॉप इज़ अ थिंग? यार ऑब्वियसली आप कह लो कि मेरे वालिद साहब के टाइम पे अगर मैं उनके म्यूज़िक के बारे में बात करूँ 90s में, तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, उनका म्यूज़िक तो आज भी एवरग्रीन म्यूज़िक है। वो म्यूज़िक सुनते थे। फिर उसके बाद रॉक म्यूज़िक आया पाकिस्तान में 2000 से 2010 के इराज में जो था वो रॉक म्यूज़िक आया। तो रैप म्यूज़िक उस वक्त सिर्फ वेस्ट में पॉपुलर था, लेकिन इंडिया में यो हनी सिंह हो गया या बादशाह हो गया, तो इन लोगों के गाने ना बॉलीवुड में लोग जो बॉलीवुड के म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे वो इन लोगों के गाने जो थे ना वो एज अ सॉन्ग फिलर्स यूज़ किया करते थे कि यार इस गाने में ना इस आर्टिस्ट ने गा लिया है, अब इस दरमियान में इतनी जगह बाकी है तो इधर रैप करवा लेते हैं। बैक देन उस वक्त 2008, 9, 10 की बात कर रहा हूँ मैं, या आप इवन 2015 तक भी। तो उस वक्त जब हनी सिंह के गाने आते थे या बादशाह के या रफ्तार के, इन लोगों के गाने आते थे, तो वो आप कह लो कि पाकिस्तान में तो वैसे ही
सुने जाते थे, क्योंकि बॉलीवुड का कोई भी म्यूज़िक आए, बॉलीवुड कुछ भी बनाए वो पाकिस्तान में तो वैसे ही आके बिकने लग जाता है, वो तो मसले वाली बात ही नहीं। तो जब मैंने वो म्यूज़िक सुना मुझे लगा कि यार इस तरह का म्यूज़िक मैंने पहले कहीं सुना हुआ है, बिकॉज वो मेमोरी में था कि बैक इन 2008 और 9 मैंने एमिनेम सुना हुआ है, मैंने 50 सेंट सुना हुआ है, तो ये उसी तरह का कोई म्यूज़िक कर रहे हैं। देन फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू की, इंटरनेट पे देखना शुरू किया। उस वक्त तो इंटरनेट भी छोटे छोटे फ़ोन्स में होता था, आपको पता ही होगा, तो बहुत मुश्किल होती थी ढूंढने में, चीज़ें सर्च करने में, क्योंकि इंटरनेट वैसे ही बहुत लिमिटेड एक्सेस में था हमारे कोई पास। एक आधा बंदा होता था वो MP3 में डाउनलोड करता था एक सॉन्ग, और उसके बाद यार ये मुझे ब्लूटूथ करना है ज़रा प्लीज़, ये ब्लूटूथ बिल्कुल कर दो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है यार, ये ब्लूटूथ एरा जिसे आप बोलते हैं, तो ये वही ज़माना था जिसमें सिर्फ एक दोस्त के घर कंप्यूटर होता था, उसके पास इंटरनेट होता था, आप उसके घर जाके तमाम गाने सर्च करते थे, फिर वो डाउनलोड करते थे, फिर उसके USB से या MP3 से या फ्लैश के थ्रू आप वो गाने लेते थे और देन वो आप सुना करते थे। बहुत मुश्किल थी रिसर्च यार, लेकिन क्योंकि एक इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था मेरा। फिर मैंने सुना जब बोहेमिया का मैंने म्यूज़िक सुना, तो वो म्यूज़िक मुझे इतना ज़्यादा, मैं उस म्यूज़िक से रिलेट कर गया। अनलाइक हनी सिंह, अनलाइक बादशाह, बोहेमिया वाज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल ऑफ रियल लाइफ। बहुत ज़्यादा वो चीज़ मुझे हिट की कि मैंने बोला कि यार ये किस तरह का म्यूज़िक है, एंड हाउ ही इज़ टॉकिंग एवरीथिंग ब्लंटली। मतलब वो इतने खुलेआम तमाम चीज़ों के बारे में कैसे बात कर रहा है कि मैंने चर्च बेची है, या मैंने मंशियात बेची हैं, या मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मैंने ये काम किए हैं, या मैं बाहर सोया हूँ सड़कों पे और मैंने ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात देखी हैं और आज मैं इस मकाम पे हूँ। स्ट्रगल स्टोरी। स्ट्रगल स्टोरी, ये चीज़ जो है ना, ये मैं अपनी ज़िंदगी में, मुझे लग रहा है कि मेरा पर्पस भी ना कुछ इसी तरह का, क्योंकि मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की कहानियाँ देखने को मिलती थी, क्योंकि उस वक्त मैं खुद जी नहीं रहा था वो ज़िंदगियाँ, लेकिन मैं वो ज़िंदगियाँ देख ज़रूर रहा था। तो आप कह लो कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो एक बहुत अच्छा ऑब्ज़र्वर होता है। तो जब आप ऑब्ज़र्व करते हो अपने इर्द गिर्द, तो आपको अपने इर्द गिर्द ही ऐसी हज़ारों के हिसाब से स्टोरियाँ मिल जाती हैं कि आप वो देख के आप उनके ऊपर बात कर सकते हो। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट किया। फिर बोहेमिया को सुन के ही मैंने यार लिखना शुरू किया था, लेकिन उससे पहले ना 2013 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं और म्यूज़िक सुनता था, तो उस वक्त एक और शो आता था, हम सब उम्मीद से हैं के नाम से, आपको पता ही होगा। तो उसमें ना उनके पूरे जो स्केच बनाते थे, या जो पूरा उनका स्किट होता था, उसके एंड में ना वो एक किसी भी बॉलीवुड गाने की ना पैरोडी बना के वो उसको एक कॉमिक पैरोडी बनाते थे, उसको वो देन प्रेजेंट करते थे। बेसिकली मेरी लिखने की शुरुआत जो थी ना, वो उस पैरोडी को देख के हुई थी कि यार ये किस तरीके से बना लेते हैं कि सेम कंपोजिशन, सेम रिदम, हर चीज़ सेम है, जस्ट लाइंस डिफरेंट है। लिखना मैंने उस तरह शुरू किया, लेकिन फिर जब बोहेमिया को सुना, बोहेमिया के साथ बहुत ज़्यादा मैं रिलेट कर गया। उसने बहुत ज़्यादा मुझे हिप हॉप की तरफ डुबा दिया था आइडिया हो गया कि कि अच्छा मैं यार दिस इज डूब गया था हिप हॉप के अंदर, कि मैं दिन रात हिप हॉप सुन रहा हूँ, मैं दिन रात बोहेमिया के गाने सुन रहा हूँ, मैं दिन रात एमिनेम के गाने सुन रहा हूँ, एमिनेम का लूज़ योरसेल्फ सुन रहा हूँ, रैप गॉड सुन रहा हूँ, माइन उसकी जो मार्शल मैथर्स LP है, या स्लिम शेडी उसके गाने हैं जो स्लिम शेडी पर्सनैलिटी के, वो सुन रहा हूँ। बस दिन रात की मेरी यही थी, भाड़ में गई स्टडी, सब कुछ भाड़ में चला गया, बस म्यूज़िक है और मैं हूँ। फिर एक दिन मैंने कहा कि यार बस आई नीड टू क्विट पैरोडी राइटिंग, और अब मुझे हिप हॉप म्यूज़िक समझना है, सुनना है, रैप करना है। लेकिन फिर हमें पता ही नहीं था कि यार इसको सीखते कहाँ से हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उस वक्त हम जितने भी आर्टिस्ट के इंटरव्यूज़ देखते थे वो यही कहते थे कि हमने फ़लाने उस्ताद से सीखा है, हमने फ़लाने घराने से हैं, हम बचपन से म्यूज़िक सीख रहे हैं, हमने ये इंस्ट्रूमेंट सीखा है। और मुझे लगता था कि रैप भी इसी तरह सीखा जाता है। तो मुझे पता ही नहीं था कि रैप कोई सीखने वाली चीज़ नहीं होती, अगर ये आपके अंदर होती है तो ही आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये रैप एक वाही चीज़ है जो फोर्स्ड नहीं है, ये एक नेचुरल चीज़ है। क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट जो है ना, अगर वो अपनी ओरिजिनल कहानी नहीं लिख पा रहा तो फिर वो राइटर है ही नहीं, वो एक आर्टिस्ट है ही नहीं। तो ये एक चीज़ थी, इसने फिर बहुत ज़्यादा मजबूर किया मुझे कि मैं इसके बारे में और रिसर्च करूं, ढूंढूं। सर वैसे राइटिंग की जैसे भी आपने यहाँ पे बात की थी, रैप्स मैं जितने सुनता हूँ रैप, ठीक है, मुझे भी कुछ ना कुछ आइडिया है, लेकिन इनकी जो राइटिंग होती है वो बाकी सारे जो सॉन्ग्स होते हैं, जिस तरह पॉप म्यूज़िक हो गया, हिप हॉप की राइटिंग और पॉप म्यूज़िक की राइटिंग में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है? मतलब इसकी राइटिंग इज़ टोटली डिफरेंट, आप एक ही लाइन के अंदर इतने डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उन सारों का फिर एक आपने मतलब भी निकालना है। तो इस चीज़ को फिर कैसे आपने किया, कैसे सीखी ये वाली चीज़ यार अगेन वही क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं होती लिखना। एग्जैक्टली जब इसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तो तब मुझे पता लगा कि रैप म्यूज़िक, हिप हॉप एक जॉनरा है मेन, उसका एक पार्ट है रैप म्यूज़िक।
देन फिर हिप हॉप के बारे में रिसर्च की तो पता लगा कि ये 70s के टाइम पे ब्लैक्स का म्यूज़िक है, ये अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक्स जो होते हैं उनका म्यूज़िक है, और ये बेसिकली एक मूवमेंट की तरह शुरू हुआ था। लाइफस्टाइल, एक कल्चर पूरा डेवलप हुआ, क्योंकि ब्लैक्स अमेरिकन हिस्ट्री को पढ़ें तो वो बहुत डार्क है, रेसिज्म बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, अभी तक 1950s है। 60s 1970s तक ना इवन। तो उस वक्त इस मूवमेंट के थ्रू, इस म्यूज़िक के थ्रू, इस लाइफस्टाइल के थ्रू ना अपना एक एस्केप नज़र आया था कि जिस तरह आज आप देख लें कि प्रोटेस्ट होते हैं ना, जिस तरह हिप हॉप इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, उस टाइम पे वो प्रोटेस्ट करते थे। तो उस प्रोटेस्ट के अंदर अगर वो अपनी कुछ जिंगल्स या कुछ स्ट्रगल स्टोरीज़ क्या कहते हैं बता रहे हैं ना, तो वो एक स्टाइल में बताया करते थे। क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट हुई थी डीजेइंग स्टार्ट हुई है, एमसिंग स्टार्ट हुई है, आगे फिर हिप हॉप में एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा आता अच्छा, गया। डीजिंग और एमसिंग के बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, इनको बता दो कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ये क्या एक अलग ही जोन में चल रहे हैं आप। यार आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि आजकल तो आप समझते हो कि डीजे की एक डेफिनेशन है कि जो आपको शादियों में या आपके इवेंट्स पे आके बस चार आपको पांच पागलों गाने की तरह प्ले नचा दे। कर दे, बस वही डीजे है। दैट्स नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ डीजे। डीजे कहते हैं डिस्क जॉकी को। एक डिस्क जॉकी जो होता है ना, वो प्रॉपर उस टाइम पे तो विनाइल्स होती थी, तो वाइनल्स होते थे, तो वाइनल्स को वो प्रॉपर स्क्रैच करके, डॉक्टर ड्रे इसमें बहुत बड़ा नाम है, एल कूल जे इसमें बहुत बड़ा नाम है। इनके बारे में अगर आप स्टडी करें तो इनको तो वो वाइट पुलिसमैन जो होते थे वो तो इनको वैसे ही आगे उठा के ले जाते थे कि तुम ब्लैक हो और तुम्हारे पास तो ये ड्रग्स होंगे ही होंगे, बस ऐसे ही आगे उठा के ले जाते थे। फिर जब वो उनको जेल से वापस लेके आते थे तो देन वो उस पर वो म्यूज़िक बनाते थे, उन पर वो बीट्स बनाते थे। मैं बता रहा हूँ ना, ये एक बहुत अलग लाइफस्टाइल है, एक बहुत अलग मूवमेंट है। तभी आपको हिप हॉप म्यूज़िक जो है ना, वो बाकी जो नॉर्मल कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आएगा। उन तमाम जो म्यूज़िक जॉनर्स हैं, जो उनकी शुरुआत है या जो उनका ओरिजिन है, वो बहुत डिफरेंट है हिप हॉप से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिप हॉप में फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा है। लाइक और जॉनरास जो हैं उनमें इतनी ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। लाइक आप देख लो कि हिप हॉप में तो आप किसी भी बारे में बात कर सकते हो। कोई भी टॉपिक हिप हॉप में उठाया। आपको कॉन्शियस रैप भी मिल जाएगा, हिप हॉप में आपको लव सॉन्ग्स भी मिल जाएंगे, हिप हॉप में आपको ब्रेकअप सॉन्ग्स भी मिल जाएंगे, हिप हॉप में आपको पॉलिटिकल सॉन्ग्स भी मिल जाएंगे, हिप हॉप में आपको सोशल मैसेजेस वाले सॉन्ग्स भी मिल जाएंगे। डिस्ट्रैक्ट्स भी मिल जाएंगे। वो डिस्ट्रैक्ट्स तो फिर एक वो बहुत आगे की चीज़ हो जाती है। अलग चीज़ हो जाती है ना, वो तो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट आ जाता है। और इवन अगर आप देखो ना, तो ये पॉलिटिकल ट्रैक्स या जो सोशियो पॉलिटिकल ट्रैक्स हैं, ये भी एक लिहाज से डिस ट्रैक्स ही हैं, लेकिन ये सोसाइटी के लिए, ये पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल सिस्टम के लिए होते हैं। अब उनको एक अलग जॉनरे का नाम दिया हुआ है, तो उसमें फिर क्या कहते हैं, ऑडियंस है वो उस तरीके से उसको नहीं देखती। डिस ट्रैक एक टोटली एक अलग चीज़ है, उसमें आप आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट आ जाते हैं मामले में। चले, अगर हम ये डिस्ट्रैक्ट वाली बात से ज़रा डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपके माइंड में कैसे आया कि यार हाँ ठीक है, इस चीज़ को मैं अपना प्रोफेशन बनाता हूँ, ज़रा इस चीज़ को मैं कैरी कर सकता हूँ आगे। तब आपको पता था कि अच्छा ठीक है यार, इस चीज़ का कभी कोई ना कोई फ्यूचर बन सकता है इसका, या कोई फ्यूचर नहीं होगा इसका, ये मैं सिर्फ अपने शौक के लिए कर रहा हूँ? यार जब मैंने रैप लिखना शुरू किया था ना, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन लेट 2014 का स्टार्ट या 2013 के एंड में तकरीबन, जब मैंने रैप म्यूज़िक लिखना शुरू कर दिया था, उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं सोचा था ऐसा। उस वक्त तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँगा, या मैं अब कभी अपना पहला गाना रिलीज़ कर रहा हूँगा, या कभी ज़िंदगी में किसी आर्टिस्ट से मिलूँगा भी सही। उस वक्त तो जस्ट यही था कि यार अच्छा ये मैं कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि मेरे साथ क्या होगा आगे जाके। लेकिन हाँ, मुझे इतना यकीन था कि अगर मैं कर गया तो फिर ये म्यूज़िक जो है ना, ये बहुत आगे तक जाएगा। और दिन ब दिन ना इस पैशन के लिए आप कह लो कि दिन ब दिन जो भूख है, जो हंगर है, जो एक्साइटमेंट है, वो बढ़ती जाती है कि आप रोज़ एक नए जोन से मुतारिफ़ होते हो, आप रोज़ एक नए थॉट प्रोसेस में जाते हो, आप रोज़ कुछ नया ऑब्ज़र्व कर रहे होते हो कि अच्छा यार ये भी होता है सोसाइटी के अंदर, या इस तरह के भी लोग होते हैं कुछ। फिर हमारी अपनी जो पर्सनल इंट्रैक्शंस हैं, या कुछ जो हमारी अपनी कुछ स्ट्रगल है इन 8-10 सालों की, उसने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, तो वो चीज़ फिर हमें गिव अप करने ही नहीं देती। अच्छा, वैसे जो होता है ना, मोस्टली जब भी कोई बंदा कोई काम स्टार्ट करता है ना, ये कुछ भी, तो जो फर्स्ट सपोर्टर्स होते हैं उसके, वो होते हैं पेरेंट्स, ठीक है। वो उसको कहते हैं यार, अप्रिशिएट करते हैं कि यार ये तुमने बहुत बहुत अच्छा काम किया। तो आपको अप्रिशिएट कैसे करते थे? मतलब जब आपने रैप करके दिखाया अपने पेरेंट्स को, तो उनका क्या रिएक्शन था? यार ब्रो ऑनेस्टली तो मैंने तो उनको रैप करके नहीं दिखाया था। उन्होंने बाहर से ही देखा कहीं? नहीं, वो असल में ये होता था कि जब मैंने आपको बताया ना कि हम लोग म्यूज़िक सुन रहे थे,
मैं म्यूज़िक सुन रहा था और मैंने पढ़ाई को और हर चीज़ को साइडलाइन कर दिया था एंड आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन हिप हॉप। तो पेरेंट्स कुछ कहते नहीं थे कि यार तो ये क्या तुम पढ़ाई मैं तुमने वही बिल्कुल आपको छोड़ बता दी रहा हूँ है? ना, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त फिर मेरे साथ बहुत कुछ हुई। वो फिर वालिदैन ने ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और फिर आपको पता है कि ये एक बच्चे की नेचर होती है कि जिस चीज़ से उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके हटाया जाए वो तो उसमें और ज़्यादा जाता है। वो फिर मैंने कहा कि यार अब ये मुझे रोक रहे हैं ना, तो वाकई इसमें कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी इंट्रिगिंग चीज़ है जो कि मुझे लाजमी और ढूंढनी है। तो आप कह लो कि नहीं, सपोर्ट इनिशियली तो बिल्कुल भी नहीं मिली, क्योंकि और अगर मैं अब उनके पर्सपेक्टिव से सोचूं तो वो ठीक कह रहे थे, बिकॉज बेसिक एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डेफिनेटली। और वो एक आर्टिस्ट के लिए भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी एक नॉर्मल इंसान के लिए। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को अगर उसकी बेसिक एजुकेशन नहीं मिलेगी, उसको बेसिक चीज़ों का ही नहीं पता होगा, तो वो इवॉल्व किस तरह करेगा। उसको पता ही नहीं होगा इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, उसको पता ही नहीं होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो एवोल्यूशन उसमें नहीं आएगा। एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के एवोल्यूशन के लिए कि उसकी एजुकेशन एटलीस्ट कंप्लीट हो। अच्छा, सिर्फ उसी टाइम पे सपोर्ट नहीं करता था या अभी भी कहते हैं यार बेटा ये चीज़ छोड़ दो, ये ख़त्म कर नहीं दो, नहीं ये नहीं नहीं, अब इजी तो सीन है, नहीं अब ब्रो, कह रहे हैं अब वाह तो यार क्या बात नहीं है? ब्रो, अब तो गेम ही टोटल डिफरेंट हो अब गई क्या कहते हैं, वाह है। हैदरी क्या चीज़ है? नहीं नहीं नहीं, अब तो गेम बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है यार। नॉट इवन पेरेंट्स, इवन जो फ्रेंड्स या इवन रिलेटिव्स भी बैक इन द डे जो इस चीज़ को एक टैबू समझते थे ना कि ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग, ये तुम क्या कर रहे हो, लाइक तुमने कोई गाना शाना गाना है तो तुम कोई गाना गाओ, गिटार बजाना सीखो। एंड आई वाज लाइक ब्रो, आई एम नॉट मेड फॉर दैट काइंड ऑफ म्यूज़िक। मैं जिस तरह का म्यूज़िक कर रहा हूँ वो आके जाके पूरी दुनिया सुनेगी, और वही हो रहा है। हिप हॉप इज़ द मोस्ट लिसन्ड जॉनरा इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जब आप ये सारी की सारी बातें सुनते थे अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, तो फिर कभी डिसहार्ट हुए आप इन सारी चीज़ों से कि यार ये क्या है यार, इतने सारे बोल रहे हैं, शायद कुछ सही बोल रहे हो? यार डिसहार्ट तो मैं नहीं हुआ, लेकिन हाँ कभी कभी ना आपकी ज़िंदगी में ना लो फेजेस आते हैं। वो वाक़यात कुछ इस तरह के होते हैं कि वो आपको ज़िंदगी में ना बिल्कुल ही एक आपके लो पॉइंट पे ले जाते हैं। लेकिन जब उन पॉइंट्स पे आप चले जाते हो ना, तो देन यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपने ये सब शुरू किस लिए किया था, तब आपका पर्पस क्या था, आपका पैशन क्या था, आपने क्यों करना था। तो जब हम उस बारे में सोचते हैं, उस बारे में अगर मैं अपने किसी दोस्त से या किसी आर्टिस्ट से बात करता हूँ, तो देन फिर वो लो फेज़ भी मेरे लिए एक मोटिवेशन बन जाता है। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ, और ज़्यादा काम करूँ, और ज़्यादा मतलब लाइक अगर अभी मैं 100% दे रहा हूँ तो मुझे उसको 200% करना है, 200% कर रहा हूँ तो उसको 400% करना है। उस चीज़ ने मुझे गिव अप नहीं करने दिया हिप हॉप में, क्योंकि जब शुरू किया था तो उस वक्त तो हमें पता ही नहीं होता था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस वक्त तो मुझे था ही नहीं, इस तरह यकीन ही नहीं था कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन एप्रिसिएशन मिलने लगी, लोग जानने लगे, लोगों ने बताया कि यार यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट एंड यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, और मुल्तान से हो आप और आप तब इस तरह का म्यूज़िक कर रहे हो, तो ये बड़ी एक्साइटिंग और सरप्राइजिंग बात है। तो आई वाज लाइक कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट। लाइक आपको कराची में रैपर्स मिल जाएंगे, आपको इस्लामाबाद में मिल जाएंगे, आपको लाहौर में रैपर्स मिल जाएंगे, तो अगर एक बंदा मुल्तान से रैप कर रहा है तो आपको उसमें एक सरप्राइजिंग चीज़ क्यों नज़र आ रही है। और इसकी मैं सबसे बड़ी वजह बताऊँ, क्योंकि मैं जितने भी शहरों में रहा हूँ, कराची हो गया, लाहौर हो गया, और भी जितने शहर हो गए, वहाँ पे तमाम लोग ना मुल्तान को ना एक गांव समझते हैं, एक गांव या एक बैकवर्ड एरिया समझते हैं, कि दे थिंक के लाइक मुल्तान इज़ अ अंडर डेवलप्ड सिटी, और इस तरह का सीन है। आई थिंक समहाउ वो सारे सही भी समझते हैं। यार अब देखो ना, वो खैर ये एक अलग डिबेट शुरू ये हो एक जाएगी, अलग डिबेट प्लीज है, हम इस कंटिन्यू। बारे में बाद में बात करेंगे। तो फिर ये है कि जब ऐसी बैकग्राउंड और ऐसी जगह से एक बंदा आके उनके साथ नेक टू नेक कम्पीट कर रहा हो ना, तो म्यूज़िक में तो फिर वो हर बंदा 1 मिनट के लिए ना रुकता है कि यार लाइक दिस गाय इज़ गुड, इसको आप ऐसे ही अंडर रेट ना करो तो बेहतर है। तो फिर वही हुआ यार। अब जब हम लोगों ने इंडस्ट्री ग्रेड्स के साथ बैठना शुरू किया, तो देन उन्हीं इंडस्ट्री ग्रेड्स ने बोला कि ब्रो यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग फ्रॉम योर सिटी। अच्छा, क्या सर्कल है अब आपका, मतलब कौन से इंडस्ट्री ग्रेड्स ऐसे हैं जिनके साथ अब आप उठ बैठ रहे हैं तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार हाँ ठीक है, दिस इज़ समथिंग विच आई एम डूइंग? यार 2023 में यहाँ पे मुल्तान में सबसे पहले आए थे यंगस्टर्स, ब्रूमफील्ड स्कूल में। तो उस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई ना जब, तो उस वक्त मैं पूरा दिन उन लोगों के साथ मैंने स्पेंड किया और उनके साथ अपना म्यूज़िक शेयर किया, उनसे बातचीत हुई, उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, उनके साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया मेरा। तो मैंने उनके साथ अपना म्यूज़िक शेयर किया एंड देवर लाइक कि ब्रो तू हमारा भाई है, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तू हमारा भाई है।
अच्छा, यंगस्टर्स आर अ बिग नेम ऑफ दिस गेम. अब एक बड़ी गेम है वो. बहुत अच्छे लोग हैं वो, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हम्बल लोग हैं वो, और उनके साथ भाइयों वाला ताल्लुक़ है मेरा. उनको अगर उनके साथ मैं अपना कोई म्यूज़िक शेयर करता हूँ या उनको वैसे ही कभी बात करने का दिल करता है तो वो हमेशा गाइड करते हैं, हमेशा गाइड करते हैं. वो लोग हमेशा बताते हैं कि यार ये चीज़ ठीक है या ये चीज़ ठीक नहीं है, बिकॉज़ वो इंडस्ट्री के उस मकाम पे हैं कि बाकी तमाम लोग उनको देखते हैं, उनको देख के सीख रहे होते हैं. उनको देख के सीख रहे होते हैं. कई लोग उनसे इंस्पायर होके उनके तरह का काम करने की कोशिश करते हैं. वायस से जब मैं सबसे पहले मिला था ना तो उनको मैंने स्ट्रेट अप कहा था कि ब्रो यू आर नॉट माई आइडल, लाइक आप मेरे आइडल नहीं हो. इस तरीके से लोग उनको अपना आइडल समझते हैं कि मैंने इनको देख के रैप करना शुरू. मैंने कहा ब्रो मेरे आइडल्स में बोहेमिया, 50 सेंट, एमिनेम. तलहंजुम जो था वो उसने Offend ऐसे तो नहीं हो गया मुझे कहीं? सरप्राइजिंग नज़रों से देखा. उसने कहा ब्रो हमारे भी वही आइडल्स हैं एंड इट्स प्रेटी गुड कि तुम इन लोगों को सुन के तुम लोगों ने रैप करना शुरू किया. तो मैंने कहा ब्रो दैट्स ऑल, कि अगर आप अच्छा म्यूज़िक सुनते हो, अच्छे आर्टिस्ट को सुनते हो, अच्छा म्यूज़िक कंज्यूम करते हो तो तभी आप अच्छा म्यूज़िक बना सकते हो. फिर देन मैंने उनके साथ जब अपना म्यूज़िक शेयर किया था उस वक्त, तब मैं अपनी डेब्यू ईपी रिकॉर्ड कर रहा था. मेरे ख्याल से वो बन रही थी उस वक्त ना, तो क्लेम मेरी डेब्यू ईपी थी. तो वो जब मैं बना रहा था तो वो मैंने तलांजुम को सुनाई तो ही वाज लाइक कि ब्रो इट्स क्रेजी, कब ड्रॉप कर रहा है म्यूज़िक, कब ड्रॉप कर रहा है. तो आई वाज लाइक कि ब्रो ठीक है बस इसी साल के एंड में मैं कर दूंगा ड्रॉप. एंड ही वाज लाइक कि ब्रो बस मेक इट एज सून एज पॉसिबल, और बस जल्दी से जल्दी आप इसको ड्रॉप करो. एंड आई वाज लाइक थैंक यू ब्रो. देन फिर उसके अलावा और भी लोगों से मुलाकात होती रही. कराची में बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे रैपर्स हैं, उनके साथ मैं उठता बैठता रहा हूँ. फिर अच्छा, वैसे सॉरी टू कट यू, मैंने देखी थी आपकी एक पोस्ट. मतलब मैं जिसको अपना आइडियल कहता हूँ, आइडियल तो नहीं कहूँगा खैर मैं, लेकिन मैं जिसका एक बहुत डाई हार्ट फैन हूँ, बिली एक्स. ठीक है. हाँ 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 जट्टनी से हमने शुरू किए रैप सुनने. ठीक हाँ है. हाँ पहले हाँ बोहेमिया था. ठीक है, ठीक समझ है आती थी, ठीक कुछ है. वर्ड्स समझ आते थे, कुछ नहीं आते थे, कुछ बातें ऊपर से गुजर जाती थी. हम्म. लेकिन अ सॉन्ग जटनी, ठीक है, हाँ 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 उसने क्या क्रेज़ मचाया था उस टाइम पे. बिल्कुल इट्स ऐसे. ऑलमोस्ट अबाउट 2013 2014 उस टाइम पे उसकी वीडियो आई थी. हाँ ठीक है. हाँ ऐसे ही. और उसके बाद आई वाज लाइक यार ये क्या क्या गाना है यार, इस बंदे का क्या गाना है यार, ये बंदा इतनी ब्लंटली इतनी सारी बातें कैसे कर गया यहाँ पे. ठीक है. सही, तो ऐसे मैं उसका एक वाकई एक अच्छा बड़ा फ़ैन हूँ. ठीक है. तो आपका कोलेब्रेशन था उसके साथ, वो क्या सारा सीन है, मुझे ज़रा वो भी बताओ. यार बिली एक्स का, मेरा बिली एक्स भाई का और जो मेरा गाना था ना, व्हाट्सअप गाना जो था हमारा, वो इस तरह बना कि मैंने बिली एक्स भाई की स्टोरी देखी कि वो लाहौर आए हुए हैं. मुझे पता लगा कि वो म्यूज़िक भी उन्होंने वापस से करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो ना 2014-15 के बाद से ना बिल्कुल गायब हो गए थे. गायब हो गए थे. वो फिर उन्होंने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और वहाँ पे देन वो भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे. फिर ही स्टार्टेड वर्किंग देयर, तो वो काम कर रहे थे वहाँ पे. तो वो जब पाकिस्तान वापस आए ना, तो जब उन्होंने म्यूज़िक बनाना वापस से स्टार्ट किया तो मैंने उनको मैसेज किया. मैंने कहा ब्रो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ऐसा मुझे moment बहुत हो गया अच्छा ये. लगा कि आप म्यूज़िक वापस से आपने करना शुरू कर दिया. और मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, और अगर आप लाहौर में हैं तो आप वक्त दें, मिलते हैं, बैठते हैं, कुछ मैं आपके साथ अपना म्यूज़िक शेयर करता हूँ. तो अगर आपको अच्छा लगा तो फिर हो सकता है कि हम इन फ्यूचर कुछ साथ में भी बनाएं. तो उस वक्त बिली भाई ने मुझे ये जवाब दिया था कि यार मैं तो भी टोटल कोई 1-1.5 हफ्ते के लिए टोटल आया हूँ पाकिस्तान, वो भी एक शादी अटेंड करने के लिए. और इसके बाद मैंने वापस मलेशिया चले जाना है, मलेशिया के बाद वापस ऑस्ट्रेलिया चले जाना है, और ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा उसके बाद जब मैं वापस पाकिस्तान आऊँगा तो फिर देन देखते हैं. मैंने कहा ठीक है ब्रो. उसके बाद ये सीन हुआ कि बिली भाई को ना मैंने दोबारा मैसेज किया. मैंने कहा बिली भाई एक गाना मेरे पास रेडी है और मैं चाहता हूँ कि ये गाना मैं आपके साथ करूँ. बिली भाई ने कहा ठीक है मुझे ईमेल कर दो, मैं देखता हूँ सुन के ना. मैंने बिली भाई को ईमेल की. बिली भाई ने मुझे तकरीबन कोई 10 मिनट के बाद जवाब दिया कि यार गाना फिट है. तो उसके बाद हमारी उनसे प्रॉपर बातचीत स्टार्ट हो गई. ठीक है बिली भाई इस गाने को करते हैं. देन फिर उस गाने को बनने में, तैयार होने में, मतलब लाइक मेरी तरफ से वर्स चला गया था, फिर उन्होंने वर्स लिखा, फिर उन्होंने रिकॉर्ड किया, फिर गाना जब मिक्सिंग मास्टरिंग की तरफ गया तो फिर उसमें कुछ और चीज़ें थीं, उन चीज़ों को सेट किया गया. फिर ऑब्वियसली बात है वो पाकिस्तान वापस आए, फिर हमने वो गाना रिलीज़ किया. रिलीज़ करने के बाद उस गाने को रिलीज़ करने से पहले मैं बिली भाई से मिला था जाके उनके घर पे. तो वो एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन था. बिली भाई बहुत बहुत हम्बल आदमी है, बहुत हम्बल आदमी है, बहुत डाउन टू अर्थ है. उनमें कोई ईगो वाला सीन नहीं है कि मैं ओजी हूँ तो मैं तुमसे क्यों मिलूँ. अच्छा, मेरी अपनी थोड़ी सी चैट हुई थी पॉडकास्ट से रिलेटेड अच्छा ना अच्छा बिली भाई से. अच्छा अच्छा तो ही वाज
मतलब एक होता है ना यार, अच्छा ठीक है आप स्टार बनेंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा तो ईगो आ ही जाता है यार कि नहीं यार मैं आप ज़रा ऊपर की चीज़ हूँ, मैं ऐसे छोटे लोगों को जवाब नहीं देता, ठीक है। बट आई थिंक ही वॉज एक्चुअली वेरी नाइस, ठीक है। उन्होंने रिप्लाई किया, इट मीन्स अ लॉट, ठीक है, कि मतलब हाँ ठीक है यार एक बंदा है वो आपको रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। ही इज़ समथिंग जो आपसे बहुत ऊपर की चीज़ है एक, ठीक है। वो अगर नीचे आपके ऊपर हाथ रख के कह रहे हैं यार हाँ ठीक है इजी सीन है, मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो हम करते हैं कोई प्लान, दिस इज़ समथिंग एक्चुअली। ईगो वाला तो एग्जैक्टली कोई exactly, चक्कर नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मेरा बिली भाई से पहले इंट्रैक्शन था, उसमें बिली भाई वाज लाइक के और भाई अदरी कैसे हो आप? ठीक बिली भाई आप कैसे हैं? यार गाने वाने तो तुम बहुत फिट बनाते हो, वैसे तो तुम बहुत सादे से आदमी हो यार। मैंने कहा बिली भाई सादे से इंसान ही हैं, बस काम थोड़ा बहुत म्यूज़िक थोड़ा बहुत कर लेते हैं। नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। देन वहाँ पे मैंने बिली भाई को अपने कुछ और गाने भी सुनाए। देन बिली भाई ने मुझे कुछ चीज़ें सजेस्ट भी की थी, तो उन चीज़ों पे भी मैं काम कर रहा हूँ आजकल। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं और बिली भाई डिस्कस कर रहे होते हैं नॉर्मली भी। हो सकता है कि मेरे और बिली भाई के एक दो गाने और शायद आएँ इन फ्यूचर, आई होप सो। तो वो भी शायद आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। अच्छा वैसे अब आपकी एक फ़ैन बेस है, ठीक है, हम्म। फ़ैन फॉलोइंग है एक आपकी, ठीक है, तो कभी फैंस के साथ हुआ इंटरेक्शन? हाँ हुआ है बहुत बार। तो कैसा फील करते हैं आप, मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने आपके पास कोई लड़का आया या कोई लड़की आई उसने आके कहा यार प्लीज़ एक सेल्फी चाहिए आपके साथ, मैं आपके म्यूज़िक सुनता हूँ या सुनती हूँ, तो क्या रिएक्शन था आपका? यार फर्स्ट टाइम तो मुल्तान में ही हुआ था। मैं अपने दोस्तों के साथ था, रेस्टोरेंट में हम जा रहे थे, तो मैं रेस्टोरेंट के अंदर एंटर ही हुआ था, तो वहाँ से एक वहाँ पे कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे थे, तो वहाँ से एक लड़का ऐसे उठ के आया मेरे पास। तो उसने मुझे आगे कहा आप ऐसा चौधरी हो? मैं कहा जी भाई मैं ही हूँ। यार ब्रो बिग फ़ैन यार, आपके गाने सुनते हैं हम मानी भाई के साथ, हाशिम भाई के साथ हमने आपके गाने सुने हैं, और आप तो कराची में उनके साथ आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं, और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा थैंक यू ब्रो। अब वो मेरे दोस्त भी खड़े थे साथ, अब वो दोस्त खड़े थे साथ, तो देवर लाइक के ब्रो वाकई तू कुछ हो गया, क्योंकि जब दोस्त इस तरीके से बोलते हैं ना तो फिर वो एक अलग ही आप कह लो कि सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है। वरना बंदा अकेला हो ना, बंदा कहता है हाँ यार ठीक है मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, एक आधे बंदे ने सुन लिया होगा ठीक है। लेकिन जब वो दोस्त उस चीज़ को मैग्नीफाई कर दें ना, उसको मैक्सिमाइज़ कर दें उस फीलिंग को कि यार हैदरी को एक फ़ैन मिलने आया था आज, जब वो इस तरीके से बोलते हैं ना तो फिर आपको फील होता है अच्छा यार मैं कुछ चौड़े कर में रहा आते हो हूँ, आप। फिर मैं कुछ कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ मैं, अच्छा सीन है। तो ये सीन है। फिर उसके अलावा कराची में बहुत बार हुआ है यार, फिर लाहौर में भी बहुत बार। लाहौर में तो शोज़, मैं खुद लाहौर में होता हूँ आजकल, लाहौर में काफ़ी शोज़ हैं वहाँ पे, तो काफ़ी सारे कितने आर्टिस्ट हैं वो आके इस तरह मिल रहे होते हैं कि अस्सलाम वालेकुम हैदरी भाई बिग फ़ैन। और मैं उनको कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार आर्टिस्ट हो आप भी, आप भाई हो हमारे छोटे, ऐसी बात नहीं है। तो तमाम लोगों को तो अपने भाई की मुल्तान तरह। को आपको कैसा फील होता है, आप मुल्तान को आप आइडेंटिफाई करते हैं कि यार हाँ ठीक है आई एम अ रैपर फ्रॉम मुल्तान, तो बाकी जो बिग सिटीज़ के हैं रैपर्स वो क्या देखते हैं, सोचते हैं, क्या समझते हैं मुल्तान के बारे में? ब्रो ये जो सीन है ना कि आई रिप्रेजेंट मुल्तान, तकरीबन मैं कहीं पे भी गया हूँ ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे गया हूँ, वहाँ जाके मैंने प्रॉपरली बताया है कि आई एम फ्रॉम मुल्तान, आई रिप्रेजेंट माई सिटी मुल्तान। जितने बड़े आर्टिस्ट हैं तमाम को जब मैंने बताया था, तो जब तक उन्होंने नहीं कहा ना कि ब्रो तू अपने शहर से तू एक बेस्ट आर्टिस्ट है, तू सबसे अच्छा आर्टिस्ट है जो अपनी सिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, और तू कर रहा है, तो उसके बाद मैंने इस चीज़ को एक अचीवमेंट समझा, और देन फिर मैंने इस चीज़ को ओन किया कि जब आपको इंडस्ट्री ग्रेड्स बोल देना कि ब्रो यू आर द बेस्ट, देन फिर उसके बाद नीचे कोई भी बोलता रहे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता था मेरे लिए कि अपने काम की वजह से और अपने पैशन की वजह से और अपनी कमिटमेंट और सिंसेरिटी की वजह से जो अल्हम्दुलिल्लाह मकाम पाया है वो ओन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे ये बताओ कि मतलब जो आपके सॉन्ग्स होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स आप किधर से लेके आते हो, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके, या आप क्या सोच रहे होते हो उस टाइम, आप अपनी उन थिंकिंग को वर्डिंग में कैसे कन्वर्ट करते हो? यार इसके लिए ना सबसे जो अच्छा जो है ना, सबसे अच्छा प्रोसेस है जो मतलब मेरा अपना प्रोसेस है, मैं समझता हूँ दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप अच्छा म्यूज़िक सुनो, जितना अच्छा आप म्यूज़िक सुनते हो ना, जितना इसके लिए इसकी एक बहुत सिंपल सी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, यू आर व्हाट यू ईट। आप जितना अच्छा खाते हो वो आप उतने अच्छा नज़र आते हो। सेम गोज़ विद योर म्यूज़िक, आप जितना अच्छा म्यूज़िक कंज्यूम करते हो आप उतना अच्छा म्यूज़िक बनाते हो। हम अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे और जितना हम ऑब्ज़र्व करेंगे, जितने लोगों से मिलेंगे, जितनों से बात करेंगे, हर बंदे की अपनी स्टोरी होगी। हो सकता है किसी की कोई बात, कोई जुमला, कोई कहानी हमारे माइंड में इस तरह हिट कर जाती है कि आप कहते हो कि यार दिस इज़ इट, दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, यही हम ढूंढ रहे थे अपने नेक्स्ट गाने के लिए, और फिर वो इस तरह गाना बनता है। अच्छा खैर, अब बातें शातें तो बहुत सारी हो गई हैं हमारी म्यूज़िक के रिलेटेड,
कुछ सुनाओगे सही आप? मुल्तान के ऊपर तुम्हारा एक सॉन्ग था, हाँ हाँ। ठीक है, प्लीज़ वही एक दफ़ा हो जाए। सिटी ऑफ सेंट्स है जुनूब की पहचान, मुल्क से भी ये कदीम मेरा शहर है मुल्तान। स्टैंड आउट करता सिटी का कल्चर इन पाकिस्तान, साफ दिल इधर लोग लबे शीरीं ये ज़ुबान। हमारी मिट्टी की पहचान जैसे सोना, ये सूफियों का शहर इसकी कदर कैसे होना। मुल्तान शहर की मिसाल कैसे मिले जिसका हल्के से हल्का आम भी आम नहीं होना। सोन हलवा हो या चाय, बाली की जो सभी चाहें, इसके जोड़ का मयार ढूंढो मुल्क में ये काएँ। यहाँ के खाने जो भी खाए, दाल हो या सिरी पाए, है गवावो हो मुसाफिर या मकामी जो भी आए। जो भी आए पहली बार कभी भी मुल्तान खैर से, जाना अंदरून बोर्ड हरम पाक या दिल्ली गेट से, जाना मुल्तान घंटाघर होके अंदरून शहर से, मिली नहीं कहीं से भी मुल्तान मेरे शहर। नाइस, याद है। मतलब आपने मुल्तान के सारे डिफरेंट पार्ट्स को ऐसे आपस में करेक्ट किया है। दिस क्रिएटिविटी, ये कैसे एक जो होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि अच्छा ठीक है, जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं और जो कहते हैं यार नहीं हम भी रैप सुनते हैं, हम भी रैपिंग करना चाहते हैं, आप उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हो? उनको आप क्या सिखा सकते हो? ऑनेस्टली मैं किसी को सिखा नहीं सकता, पर मैं गाइड ज़रूर कर सकता हूँ कि यार Please guide. कि आप ये काम कर रहे हो ना, तो इसको आप इस तरह और बेहतर कर सकते हो। या अगर आप इस तरह का म्यूज़िक बनाना चाह रहे हो ना, तो आपको इस तरह के म्यूज़िक के लिए क्या क्या और सुनना पड़ेगा, या क्या क्या और ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे, या क्या क्या और इंटरव्यूज़। आप किसी आर्टिस्ट को अगर आपने समझना है ना, तो आपको उसके इंटरव्यूज़, आपको उसके पॉडकास्ट, आपको, क्योंकि उस इंटरव्यू में आर्टिस्ट अपनी लाइफ स्टोरी बताता है। पर्सनैलिटी सामने आती है। एग्जैक्टली वहाँ पे आर्टिस्ट बताता है कि उसका म्यूज़िक बनाने का प्रोसेस क्या है, वहाँ पे उसका थॉट प्रोसेस क्या है। ये तमाम चीज़ें आर्टिस्ट आपको अपने किसी इंटरव्यू या किसी पॉडकास्ट में आपको बताता हुआ नज़र आएगा, और गानों में वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हुआ नज़र आता है। आप किसी आर्टिस्ट का गाना सुनते हो, फॉर एग्जांपल मैं जे कोल का गाना सुनता हूँ, या मैं केंड्रिक लमार के एल्बम सुन रहा होता हूँ, मैं ड्रेक के गाने सुन रहा होता हूँ। अब ये तीनों डिफरेंट तरह के आर्टिस्ट हैं। अब मुझे तीनों का म्यूज़िक पसंद है। अब मुझे तीनों के बारे में अगर स्टडी करनी है कि यार ये आर्टिस्ट कहाँ से है, ये आर्टिस्ट कहाँ से है, ये आर्टिस्ट कहाँ से है, ये किस बैकग्राउंड से है, ये किस स्कूल ऑफ थॉट का आर्टिस्ट है, तो मैं उसके इंटरव्यूज़ देखूंगा जाके। उसके इंटरव्यूज़, उसके रेडियो इंटरव्यूज़ में जाके देखूंगा, वहाँ से मुझे पता लगेगा कि अच्छा इस आर्टिस्ट का ये थॉट प्रोसेस है, इसको यहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी, इसने तब ये एल्बम बनाया, इसने तब ये काम किया, और वो आज कितने ग्रैमीज़ लेके बैठा हुआ है। एक एक एल्बम या एक एक गाना, एक एक म्यूज़िक वीडियो। क्योंकि पाकिस्तान में म्यूज़िक वीडियोस का कॉन्सेप्ट अब आने लगा है आहिस्ता आहिस्ता, वरना पहले तो म्यूज़िक वीडियोस वो सब समझते थे कि यार एक गाना हो, उसमें आर्टिस्ट गा रहा हो, और आगे गाने कोई हीरो में हीरोइन चल रहा और गाने में अगर कोई हीरोइन नहीं होगी ना, तो गाना फ्लॉप है। जबकि ऐसा नहीं होता। आप वेस्ट में अगर देखो ना, तो म्यूज़िक वीडियोस का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। वो गाने के कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा स्क्रीन प्ले लिखा जाता है। पूरा गाना और वीडियो जो है वो लिखी होती है पहले, ऑन बोर्ड ऑन पेपर होती है, देन उसका एग्जीक्यूशन होती है। और म्यूज़िक वीडियोस को बनने में कई कई महीने लग जाते हैं। मैं अपने पॉडकास्ट की एंडिंग की तरफ आता हूँ। मुझे ये बताओ कि आप अपने इस प्रोफेशन को आगे और कितना कंटिन्यू करना चाहते हो, या आपको क्या लगता है कि यार दिस इज़ माय लिमिट, और अभी आप कौन से स्टेप पे हैं? ब्रो ये तो एक नेवर एंडिंग जर्नी है। जब स्टार्ट किया था तो तब बस यही था कि मुल्तान का बेस्ट बनना है, और अब मुल्तान के बेस्ट हो चुके हैं, तो अब ये है कि अब आगे पाकिस्तान का बेस्ट बनना है। अब पाकिस्तान का बेस्ट हो जाएंगे तो फिर आगे होगा दुनिया का बेस्ट बनना है। तो वो फिर आप कह लो कि ये मैनिफेस्टेशंस हैं और ड्रीम्स हैं, ये तो चलते रहते हैं, मेहनत है चलती रहती है। चलिए ठीक है हैदरी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। इट वाज वेरी नाइस टू मीट यू। Thank you so much. Thank you so much. Likewise. So viewers, this was our podcast with SH Hedri, a known rapper of Multan. Thank you so much for this podcast, for watching our podcast. Inshallah, we'll see you in another podcast. Thank you so much. Allah Hafiz.